सियाटिका जितने कंप्लेंट्स हैं, सियाटिका क्या है, सियाटिका नर्व का कंप्रेशन है। मैंने सियाटिका का ही तो एग्जांपल दिया है पैर का, इसीलिए तो सियाटिका का दिया है, क्योंकि सबसे कॉमनेस्ट वही है सबसे। और दूसरा जो सबसे कॉमनेस्ट होता है वो शोल्डर का होता है, बट यहाँ का हाथ सुन्न होने लग जाता है बहुत बार, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवबाहुक रोग और विश्वाची रोग जो आयुर्वेद का है, उसमें क्या होता है, रेडियल नर्व और अल्ना नर्व सप्रेस होती है, मीडियल नर्व सप्रेस होती है विश्वाची रोग में। तो ये बोन्स हैं जो हम लोग वर्टिब्रा के कॉलम देखते हैं और क्लेविकल के कॉलम देखते हैं। दूसरा हम लोग रिब्स देखते हैं। ये रिब्स है, मैं एक साइड का रिब्स दिखा रहा हूं। तुम लोग को शायद समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया है। इसमें कितनी रिब्स हैं, कौन गिन के बताएगा? तीन रिब्स हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने 6 पॉइंट दिखाए हैं। इनमें से मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सभी नहीं बताएंगे। आशी गुप्ता, इसमें कौन से नंबर की रिब्स पोस्टीरियर रिब्स हैं? कॉनकेव ये हो गया, इसको कहा जाता है कॉनकेव, और इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स। मैंने आपसे पूछा कि इसमें कौन सी रिब्स हैं, अगर आप सही हैं तो आप अपने आंसर पे टिके रहें। आपसे मैंने पूछा कि इसमें कौन सी रिब्स पोस्टीरियर रिब्स हैं, मतलब पीछे वाली रिब्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कौन सी? 3, 5, 6। ओके, आशी गुप्ता की तरफ से 3, 5, 6। आशी गुप्ता को और कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अनुपम सिंह, IMS। अनुपम, कुछ कॉन्सेप्ट बना पा रहे हो? इसमें कल शाम की क्लास की थी, पहले ये बताओ तब कुछ बात किया जाए आगे। ओके, फिर आपसे क्या पूछना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अश्वनी लोकारे, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सभी नहीं बताएंगे। अश्विनी मेरी आवाज आ पा रही है? महाराष्ट्र। भीमशंकर उपासे, क्या नाम है बेटा? भीमशंकर। इसमें से कौन सी रिब्स आपने शाम की क्लास की थी कल? आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही। जी बताइए। हाँ। मैंने कॉन्सेप्ट पूछा नहीं, मैंने पूछा कि इसमें कौन से नंबर के रिब्स को मैं पोस्टीरियर मान लूं। ओके, अश्विन, आपने 1, 2, 4 किया। 1, 2 का 4 और 2 का 1 हो गया। और ये MI5 कौन है? मोहित शाक्या, SBSJS फरुखाबाद। मोहित, आवाज आ पा रही है? शाम को क्लास किए थे?
किए थे। तो कौन सी रिब्स को माना जाए, आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? महाराष्ट्र को सपोर्ट करना चाहेंगे? 1 2 4 ओके, आपने महाराष्ट्र को सपोर्ट कर दिया है। और किससे पूछा जाए? रंजन लाल, सतीश, रंजन लाल बताओ सबको कौन से नंबर को पोस्टीरियर रिब्स मानोगे? अगर आपने शाम की क्लास नहीं की है तो आप बोल सकते हैं, मैं शाम वालों से पूछ रहा हूं। चलो ओके, हम लोगों के डिस्कशन ओवर। सब लोगों ने मुझे बता दिया, अब मुझे पता चल गया, अब मैं सब बताऊंगा तुम लोगों को जो मुझे इन लोगों ने सिखाया है। बच्चों ने बोला, कुछ बच्चों ने बोला 1 2 4 पोस्टीरियर रिब है, कुछ बच्चों ने बोला 3 5 6 पोस्टीरियर रिब है। ये पोस्टेरो एंटीरियर एक्सरे है। चेस्ट एक्सरे मेनली पोस्टेरो एंटीरियर एक्सरे ही होता है, पोस्टेरो एंटीरियर व्यू है। अब इसमें मैंने आपको सिखाया था, कौन सा पॉइंट सिखाया था? ये एक रिब है, ये एक रिब है। मैंने आपको सिखाया था कि रिब्स दो पार्ट में होती हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट हो गया, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट हो गया, या आप इसको एक पोस्टीरियर पार्ट एक एंटीरियर पार्ट कह सकते हो। तो जब आप एक रिब को आप बांट दो तो ये वाला हो गया अपर पार्ट ऊपर का और ये वाला हो गया लोअर का। ये हो गया अपर का और ये हो गया लोअर पार्ट। अपर पार्ट में इसमें कौन सी रिब्स है? अगर सिर्फ एक रिब देखी जाए, ये वाली हो गई। इसको अगर मैं इसको हटा देता हूँ, एक रिब को निकाल दिया मैंने इस पेशेंट के सीने से, अब ये बचे चाहे ना बचे तुम लोगों की जिम्मेदारी। मैंने एक रिब हटा दी इसकी। अब ये रिब को अगर हम लोग बांटे तो ये बट गया। अब अपर पार्ट ये वाला हो गया, लोअर पार्ट ये वाला हो गया। कॉन्सेप्ट अपना क्या था कि अपर में हमको क्या लेना था? मैंने डबल डोज इसीलिए याद कराया था। पोस्टीरियर मैंने कहा था डबल पी है, दो बार याद रखना है इसको। पोस्टीरियर पोस्टीरियर। अब बताओ, इसमें एक रिब तो गायब हो गई। 1 2 3 4 5। आशी गुप्ता, अब बताओ कौन सा नंबर है जो पोस्टीरियर माना जाए? तो कॉन्वेक्स, हाँ यस 1 2 एंड 4 आपने पहले गलत बताया था। या जितने भी लोग गलत मुझे मैसेज कर रहे थे, बता रहे थे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको एक्चुअली जब आप चेस्ट एक्सरे देखते हो तब आपको इतनी क्लियर मार्जिन के नहीं दिखते हैं जैसे हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं। वहाँ आपको क्रिस क्रॉस दिखते हैं। जैसे आपको वहाँ कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, इधर से ऐसे दिखेगा, आप देखोगे ऐसे दिखेगा। अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि पोस्टीरियर कौन है एंटीरियर कौन है? तो आप ज़्यादा क्रिस क्रॉस में फंसो ही नहीं, आप एक रिब्स उठा लो और इसको बांट दो, इस वाले को डिसअपीयर कर दो अपनी नज़र से कि मैं देख ही नहीं रहा हूँ इसको, और आपने सिर्फ एक उठा लिया कि जो जुड़ी है आपस में उसी को उठाया और आपने इसको बांट दिया। तो जो इसका अपवर्ड जो ऊपर साइड जा रहा है, ये वाली ऊपर साइड जा रही है और ये वाली नीचे साइड जा रही है। जो ऊपर साइड जा रही है उसका डबल पी ले लो, और डबल पी मतलब क्या है? पीछे का या पोस्टीरियर। तो वो कौन सी रिब्स है? पीछे वाली। और जो नीचे साइड जा रही है
वो क्या है, आगे वाली जो इंटीरियर है वो, जो 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 नीचे की तरफ जा रही है वो आगे वाली। तो रिब्स हम लोग देख रहे थे कि पोस्टीरियर कौन सी है और इंटीरियर कौन सी है। इतना समझ में आया? दूसरा हम लोग रिब्स की फ्रैक्चर देखते हैं और रिब के बीच का स्पेस देखते हैं। क्या कहते हैं उसको? इंटर कॉस्टल स्पेस, ICS। तो इंटरकॉस्टल स्पेस हम लोग देखते हैं कि बीच का इंटरकॉस्टल स्पेस बढ़ा ना हो। अगर बीच का इंटरकॉस्टल स्पेस बढ़ा है तो इसमें क्या हो सकता है? अगर एक पैथोलॉजी आपसे पूछा जाए कि क्या हो सकता है, तो आप क्या सोच सकते हो अगर इंटरकॉस्टल स्पेस ज्यादा बड़ा हो तो? जैसे एक रिब है, जैसे ये रिब्स हैं, ये रिब है और ये है इंटरकॉस्टल स्पेस। कॉस्टा मतलब होता है रिब्स, कॉस्टा बराबर रिब्स, और इंटर मतलब बीच का, स्पेस मतलब तो खाली स्थान होता ही है। तो दो कॉस्टा के बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल स्पेस। तो इंटरकॉस्टल स्पेस एक मेजरमेंट है। अब अगर ज्यादा बड़ा मिल रहा है आपको इंटरकॉस्टल स्पेस, आप देखते हो अक्सर धीरे धीरे तो आप समझ जाते हो कि ये ज्यादा बढ़ गया है। तो ये अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है इसका मतलब क्या है कि लंग्स अंदर से मोटा होता चला जा रहा है, लंग्स अंदर से मोटा होता चला जा रहा है और उसके आसपास जितनी चीजें हैं सबको तुम हटो वाली बात आ जाती है और वो अपने आप को सेट करना चाहता है उसी बीच में। तो जितनी चीजों को प्रेस कर सकता है उतनी चीजों को प्रेस करता है वो, और उसी पोर्शन में रिब्स भी आ जाती हैं और रिब्स भी अपने आप को डायलेट करती चली जाती हैं, बढ़ाती चली जाती हैं। उसकी वजह से जो बीच का स्पेस होता है ये बढ़ता चला जाता है। बोन का साइज तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि बोन का जितना उतना ही रहेगा। तो इंटर कॉस्टल स्पेस पढ़ना शुरू हो जाता है। और हम और क्या देखते हैं? फ्रैक्चर, रिब फ्रैक्चर, कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। दूसरा, कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही है बोन के ऊपर। ये सारी बोन पे देखते हैं हम लोग कि जैसे ऑस्टियोमा तो नहीं हो रहा है। ऑस्टियोमा मतलब, ओमा मतलब ट्यूमर, जहां ओमा लगा हो ट्यूमर, ऑस्टियो मतलब जो बोन। तो बोन के ऊपर अगर ओमा हो रहा है तो ट्यूमर हो रहा है तो ऑस्टियोमा। तो अगर कहीं ट्यूमर तो नहीं हो रहा है बोन में। दूसरी चीजें बहुत सारी और भी चीजें हैं कि कहीं एब्सेस हो रहा हो। माना जाए कि यहाँ पर एक ब्लैकिश स्पॉट बीच में है, बोन पे ब्लैक स्पॉट ऐसा है और चारों तरफ डेंस है। जैसे ये रिब है और यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट है, ऐसा ब्लैक स्पॉट है और चारों तरफ आप देख रहे हो डेंस है। तो इस ब्लैक स्पॉट को आप फ्रैक्चर मान सकते हो? इसको, हाँ, ये पोर डेंसिटी वहां कम हो रही है। अब ये अगर किसी शेप में है, अगर एक शेड हो रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है, और अगर यहाँ किसी शेप में है, जैसे एक लोकल शेप है, ये एक लोकल बोन पे एक लोकल स्पॉट है, शेप है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ हो, ऑस्टियोमाइलाइटिस में जैसे होता है, जैसे यहाँ इन्फेक्शन हुआ हो। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? ऑस्टियो मतलब बोन, माइलो मतलब बोन मैरो, और आइटिस मतलब सूजन, मतलब बोन के बोन मैरो में सूजन, और सूजन मतलब इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन में वही होगा जो सब जगह होता है। तो यहाँ भी वही होता है, यहाँ पस बनना शुरू हो जाता है। तो अगर बोन के बीच में, सेंटर में, जैसे इन्फेक्शन ट्रैक ये है और यहाँ से ट्रैक से इन्फेक्शन गया और यहाँ बीच में, बोन के बीच में इन्फेक्शन हो गया और वहां पस फिलिंग हो गई, धीरे धीरे बोन मैरो को न्यूट्रोफिल्स और बैक्टीरियाज ने मिलकर खा लिया और यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पस फिलिंग हो गई। तो पस क्या है? वाटर है। पस क्या है? वाटर है। वाटर कैसा आता है एक्सरे पे?
ब्लैक आता है वाइट? पहले बताओ वाटर कैसा आता है, ब्लैक आता है वाइट आता है? ओके, कुछ लोग ब्लैक कह रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लोग ब्लैक कह रहे हैं तो मैं ब्लैक वालों की तरफ जाऊंगा और वाइट वालों की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं ब्लैक वालों से कहूंगा कि हाँ लिखिए बहुत बड़ा ब्लैक और उस पर एक बहुत बड़ा क्रॉस मार दीजिए। ये सही क्या है? वाइट आएगा, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और ये वाइट आएगा। और ये तो पानी है भी नहीं, ये तो पस है, तो पस और डेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें और सेल्स मिले होते हैं, तो ये और डेंस हो जाएगा। तो ये वाइट ब्लैक तो नहीं आएगा, लेकिन जब आप इस डेंसिटी को, इस कलर को अगल बगल वालों से कोरिलेट करोगे तो आपको ये कलर डिफरेंट मिलेगा। ये आपको इसकी डेंसिटी, बोन की डेंसिटी कितनी होती है? 1900। और पानी की डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा 1100, एक हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। प्लाज्मा की डेंसिटी 1100 लगभग हो जाती है। तो कितना डिफरेंस है? अगर पानी भर भी दो तो भले ही ओपेक आएगा, लेकिन क्या 1900 जितना ओपेक आएगा? उससे कम रहेगा। तो कलर भी डिफर रहेगा। हो सकता है ग्रे कलर का दिखे, वो हो सकता है हाइपर ग्रे कलर का दिखे शेड पे, लेकिन वैसा ओपेक नहीं आएगा। आपको दिखेगा कि कुछ अलग डिफरेंट चित्ती पड़ा हुआ है, स्पॉट पड़ा हुआ है। तो ये जो है, आप थोड़ा सा अगर ऐसे स्पॉट्स मिल रहे हैं तो भी आप सोच सकते हैं कि हो सकता है अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा हो, बोन एब्सेस हो रहा हो, अंदर एब्सेस बन रहा हो। तो ये सब स्पॉट्स भी देखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन एक्सरे पे ये सब क्लियर हो नहीं पाता है। अगर आपको कभी शक है तो आपको सीटी स्कैन कराना पड़ता है। ये सब आप अगर ऐसे स्पॉट्स एक्सरे पे ढूंढना शुरू होगे तब तो आप एक एक्सरे बैठकर रिसर्च करोगे। ये सारे स्पॉट्स वैसे ही दिखते रहते हैं। तो हम लोग, अगर हमें कभी शक होता है तो हम लोग जाते हैं, और अगर कहीं इन्फ्लामेशन है तो उसके साइन भी आएंगे, बुखार आएगा और दर्द होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए तब। लेकिन एक्सरे पे आप अगर कहीं ध्यान देना चाहें तो बहुत बार मिल जाता है। और शक होता है अगर हमें तो हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं फर्दर। तो सीटी स्कैन वाले इसको काट काट कर देखते हैं स्लाइस में, तो अंदर से वो झांक लेते हैं। दूसरी चीज हम लोग न्यूट्रिशन भी देखते हैं। न्यूट्रिशन अगर कम होगा बोन में, कैल्शियम फॉस्फेट कम होगा, तो कैल्शियम फॉस्फेट क्या बनाता है? डेंसिटी बनाता है, अंदर से भरता है बोन को। और अगर कैल्शियम फॉस्फेट की कमी होने लगे तो डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। और अगर डेंसिटी कम होगी तो जितना ओपेक पहले आ रहा था उतना ओपेक अब नहीं आएगा, थोड़ा ब्लैकिश होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके कोरिलेशन से जितना ओपेक आना चाहिए उतना ओपेक नहीं आ रहा है तो आप न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की तरफ जा सकते हैं, बोन को लेकर। और बोन को लेकर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की सबसे कॉमनेस्ट बीमारी कौन सी है? ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस बाद में पढ़ेंगे। तो ये है बोन की बात। फिर हम लोग पढ़ रहे थे कार्डियक सिलहट। तो बोन में क्या क्या चीजें देखोगे? पहला पॉइंट, शेप। बोन्स के शेप देखोगे, साइज देखोगे, फ्रैक्चर देखोगे और न्यूट्रिशन एब्नॉर्मलिटीज देखोगे, न्यूट्रिशनल एब्नॉर्मलिटीज देखोगे। शेप, साइज, फ्रैक्चर, न्यूट्रिशन। डिसलोकेशन देखोगे कि अपने स्थान से खिसक कर कहीं इधर उधर तो नहीं चले गए, डिसलोकेशन। तो इतने पॉइंट लगभग हम लोग बोन में देखते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि किसी बोन में कोई पिन तो नहीं चुभी हुई है, पिन देख सकते हो। और शेप साइज पे बहुत सारी चीजें आ गई कि आप शेप देख रहे हो कि कहीं वर्टिब्रल कॉलम बाहर की तरफ तो नहीं निकली है, किसी को स्कोलियोसिस तो नहीं है, किसी को जैसे किसी को आप कहते हो वो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं कि एनाटॉमी खराब है। तो ये सब शेप पे चला जाएगा, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आगे फिलहाल।
लेकिन हम लोग बोन में इतनी सारी चीजें देखते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कार्डियक सिलहट की। कार्डियक सिलहट, कार्डियक सिलहट मैं कल बता रहा था, सिलहट का मतलब क्या है? आकार। तो आप समझ में आ रहा होगा कि दिल के आकार को देखना क्या कहा जाता है? आकार। आकार, दिल के आकार को जब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि दिल कितना बड़ा है इस आदमी का, कितनी फीस दे सकता है हमें, तो हम लोग कार्डियक सिलहट देखते हैं। फीस वाली बात माइंड मत करना, जस्ट चिलिंग। I'm forgetting the shape of heart or shape of heart. This is ओके। तो ये है हार्ट, और जो इसका शेप है इसको कहा जाता है सिलहट। जो इसका शेप है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिलहट। अब कार्डियक सिलहट में नॉर्मली हम क्या देखते हैं? बॉर्डर्स, कार्डिया के अपने बॉर्डर, जैसे इसके 4 बॉर्डर, 4 तरफ से अगर हम लोग इसको देखते हैं, सबसे ऊपर वाला इसको हम लोग कह सकते हैं सुपीरियर बॉर्डर